हेलो स्टूडेंट्स। कल नेक्स्ट अपना जो फर्स्ट चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेलिंग में पढ़ा दिया क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मानव जनन। तो मानव जनन जो होता है, मानव जनन से हमें पता चलता है कि मानव द्वारा सेम अपने जैसी ही जाति उत्पन्न करना मानव जनन कहलाता है। तो क्या होता है, मानव क्या होता है, ये कशेरुकी जीवधारू है, वेजिटेटिव जीव है ये, जिसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन यानी कि जिसमें मादा और फीमेल आपस में संयोजन करके अपनी जैसी जाति उत्पन्न करते हैं। मानव में कभी भी अलैंगिक जनन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स क्या होंगे, इसमें सेपरेट होंगे। ठीक है, नर युग्मक से नर युग्मक, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। उसके बाद बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस के बारे में। उसके बाद हम अपना चैप्टर्स में स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले इसके डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं नर और मादा में। तो जो नर होते हैं, नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक। नर में क्या होता है, नर में दाढ़ी मूंछ पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती। नर की आवाज़ भारी होती है और मादा की आवाज़ पतली होती है। ठीक है, नर के वक्षस्थल पर बाल पाए जाते हैं यानी कि उनकी चेस्ट जो होती है उस पर बाल पाए जाते हैं और स्त्रियों के बाल नहीं पाए जाते वक्षस्थल पर। नर में क्या होती है, स्तन ग्रंथि जो होती है वो सक्रिय नहीं होती और मादा में क्या होती है, मादा में जो स्तन ग्रंथि होती हैं वो सक्रिय होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारा मानव जनन तंत्र, कि हमारा मानव जनन तंत्र क्या है। यानी कि सबसे पहले हम मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे, पुरुष जनन तंत्र है, स्त्री जनन तंत्र है, युग्मक जनन है, आतर्व चक्र, निषेचन एवं अंत्यारोपण है और सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन है, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही तीन है और निषेचन और एक ये। ठीक है, ये पुरुष जनन तंत्र जो होता है आपका एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ये मैं इसीलिए डिटेलिंग में पढ़ा रही हूँ आपको कि जिससे कि आपको एग्जाम में कोई डाउट ना रहे या आपके जितने भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो तो बात करते हैं मानव जनन तंत्र की। मानव जनन तंत्र ये तो हमें पता ही होता है कि मानव में पाया जाएगा। ये एक विशेष तंत्र होता है, ये दो प्रकार का होता है। मानव में जितने भी जो तंत्र होते हैं वो दो होते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो आज हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा नर जनन तंत्र का एक डायग्राम है जो मैंने बनाया हुआ है। डायग्राम भी हमारा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम हमारा पूछा जाता है। बिना डायग्राम के बायो में आप कुछ भी बिना डायग्राम के नहीं कर सकते, यानी कि डायग्राम हर चीज़ में ज़रूरी होता है आपका। ठीक है, तो मानव जनन तंत्र सबसे पहले उसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसमें पार्ट क्या क्या है हमारे। तो जो हमारा पार्ट है फर्स्ट होता है इसमें शिशन, पेनिस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वृषण कोश। ये वृषण क्या है, हमारी वृषण नलिकाएं, हमारी वृषण जालिकाएं। उसके बाद हमारी शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका से जुड़े हुए हमारे अधिवृषण है। ये हमारी शुक्रवाहिनी जा रही है, यहाँ से ये मूत्रवाहिनी है। यहाँ पे क्या है, हमारा शुक्राशय है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारी कंदमूत्र पत्र ग्रंथि है, ये हमारा मूत्र मार्ग है जहाँ से हमारा मूत्र रिलीज होता है, और ये हमारे वृषण जिसमें हमारे स्पम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम मानव जनन तंत्र में जो हमारे दिखाया हुआ है इसी में जान लेते हैं कि किस चीज़ का, यानी इसमें जितने भी पार्ट है उनका रोल क्या है उसमें। उसके बाद हम डिटेलिंग में जानेंगे कि इनके रोल किस किस तरीके से क्या क्या काम करते हैं ये। तो क्या होता है कि हमारा जो वृषण कोश होता है, यानी कि जो हमारा वृषण कोश है, इसमें क्या होती है, इसमें शुक्रवाहिकाएं होती हैं। हमारी शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं कुंडली आकार की संरचना होती है, यानी कि यहाँ पे कुंडली आकार की संरचना होती है एक तरीके से। ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो आपकी दिख रही है ये कुंडली आकार की अपनी संरचनाएं है। और उसके बाद इसमें आता है अधिवृषण, जिसमें कुछ समय तक स्पर्म स्थित रहता है। अधिवृषण क्या है हमारा, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो स्पर्म होता है वो कुछ टाइम तक इसमें रहता है। कुछ टाइम तक वो किस लिए रहता है कि वो जिससे कि वो मैच्योर हो सके। ठीक है, मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा कि मैच्योर होने के बाद फिर वो आगे जाएगा वो शुक्रवाहिका में। यानी कि पहले वृषण में आया, वृषण के बाद वो वहाँ पे कुछ रुका, उसके बाद अधिवृषण में आया, अधिवृषण में वो कुछ देर रुका, वहाँ मैच्योर हुआ, आगे चलकर वो कहाँ पहुंचे, शुक्रवाहिका में। ठीक है, शुक्रवाहिका में आने के बाद इसने क्या किया, उसने वो कुछ समय तक वहाँ भी स्टोर रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शुक्राशय में स्टोर हुआ जब ये, शुक्राशय के पास हमारी विशेष ग्रंथि पाई जाती हैं।
यानी कि यहाँ पर हमारी विशेष ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड, जो यहाँ पे एक तरीके से ये यहाँ पे इधर की साइड अटैच हो रही है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। और ये कि दूसरी ग्रंथि हमने दूसरी ग्रंथि हमारी काउपर ग्रंथि है। एक यहाँ पे काउपर ग्रंथि भी पाई जाती है जिसका नाम मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन एक काउपर ग्रंथि भी हमारी पाई जाती है। ये क्या करती है, ये करती है इसका जो हमारा सिक्रेशन होता है उसका सिक्रेशन करती है। फिर क्या होता है कि फिर ये मूत्र मार्ग के थ्रू सिसन के आगे वाले जो बिंदु होता है उसमें पहुंचता है और फिर ये आगे और आगे चलता रहता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गई ये बात, इनके पार्ट्स के बारे में बात। अब उसके बाद हम डिटेल में जान लेते हैं कि इसका काम क्या होता है एक तरीके से। तो सबसे पहले हमारे आते हैं प्राथमिक जनन तंत्र। हमारे प्राथमिक जनन तंत्र होते हैं यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वृषण यानी टेस्टिस की। ठीक, ये क्या होता है, ये एक जोड़ी गुलाबी रंग के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी हमारी लंबाई होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होते हैं कि वृषण जो होते हैं वृषण में उपस्थित होते हैं, जो शिशु अवस्था में उदरगुहा यानी कि किडनी में होते हैं और वयस्क में ये वृषण कोश में आ जाते हैं। ठीक है, वृषण कोश, वृषण का टेम्परेचर, जो वृषण कोश है वो वृषण का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। इस ये क्या करती है, स्पर्मेटोजेन जो मेल जर्म सेल है उसमें स्पर्म का निर्माण करती हैं जनन कोशिकाएं जो होती है हमारी। उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स पाई जाती हैं जो पोषण प्रदान करती हैं इसमें। इन्हीं के बीच में एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जो लेडजिस सेल में जो लेडजिस सेल की बनी हुई होती है और ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है जिसे लैंगिक लक्षण बनते हैं। इससे जो हार्मोन बनता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो मेल हार्मोन्स होता है वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि हमारा मेल हार्मोन्स क्या होता है, वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन्स के बारे में मादा जनन तंत्र में बात करेंगे कि फीमेल हार्मोन्स हमारा क्या होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि मेल हार्मोन्स जो फीमेल्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड सहायक जनन तंत्र, सहायक जनन अंग यानी कि एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं जिनको। इसमें सबसे पहले आता है हमारा शुक्रवाहिका यानी कि वैस इफ्रेंशिया। ये क्या होता है, ये शिशन की ओर से आगे मार्ग प्रदान करती है, यानी कि जो हमारा शिशन होता है उससे आगे की ओर ये मार्ग प्रदान करती है और ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आगे चलकर कुंडलियाकार संरचना का निर्माण कर लेती हैं और इसी संरचना को अधिवृषण यानी कि एपिडाइमस कहते हैं। ये क्या करती हैं, शुक्रवाहिका से लाए गए स्पर्म को मैच्योर करती हैं और उसके बाद उसको सुरक्षित रखती हैं और इसके बाद क्या करती हैं, शुक्राणु को शुक्रवाहिनी में पहुंचाती हैं। अब जब ये शुक्रवाहिनी में पहुंचा देंगे तो फिर उसके बाद आएगा हमारा शुक्रवाहिनी यानी कि वेस डिफरेंसेस हमारे होते क्या है। शुक्रवाहिनी जो होती है एक पतली नलिका होती है जो आगे चलकर स्पर्म को मार्ग प्रदान करती है और आगे चलकर ये शुक्राशय में जुड़ जाती है और शुक्राशय का निर्माण कर लेती है। उसके बाद जब शुक्राशय का निर्माण कर लेगी तो फिर आएगा हमारा शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल हमारा होता है क्या है, ये क्या होता है, ये स्पर्म को संरक्षित करता है और पोषित करता है। स्पर्म को संरक्षित कर लेगा और उसको पोषण प्रदान करेगा। फिर क्या होगा, वो शुक्राशय से होता हुआ शुक्राणु यूरेथ्रा के द्वारा मादा योनि में पहुंचता है। फिर क्या होता है, उसका यूरेथ्रा में आएगा, वो यूरेथ्रा से क्या होता है, ये पथ का निर्माण करते हैं, पथ का निर्माण करते हैं ये, जिसके द्वारा स्पर्म रिलीज होता है। उसके बाद रिलीज होने के बाद वो क्या आएगा, वो सिसन में आ जाएगा यानी कि पेनिस में आ जाएगा। पेनिस क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का बेलनाकार मैथुन अंग होता है जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है और इसी के द्वारा ही नर शुक्राणु को मादा योनि में पहुंचाता है। ये जो नर शुक्राणु होता है इसी के द्वारा, सिसन के द्वारा ही मादा योनि में पहुंचता है ये। तो ठीक है, उसके बाद फिर आती है हमारी सहायक जनन ग्रंथियां क्या होती है हमारी, यानी कि पहली ग्रंथि हमने पढ़ी अपनी प्राइमरी जो ग्लैंड्स थी हमारी उसके बारे में पढ़ लिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद हमारी सहायक जनन अंग जो थे हमारे एसेसरी सेक्स ऑर्गन में हम पढ़े थे शुक्रवाहिका। उसके बाद सहायक जनन जो ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हमारी, तो हमारी 2 ग्रंथियां हैं। जो फर्स्ट है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, ये कौन सी, ये ग्रंथि क्या काम करती है, ये दोनों ग्रंथि जो होती है वो एल्कलाइन या फिर क्षारीय एक लुब्रिकेंट्स होता है उसको स्रावित करती हैं जो वीर्य का निर्माण करते हैं। और वीर्य क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें स्पर्म सुरक्षित रहता है। तो ये हो गया हमारा नरजननांग के बारे में। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में कि हमारा मादा जनन तंत्र होता क्या है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं।